शुभ दोपहर शुभ शुभ दोपहर दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी टॉपिक के बारे में जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड जिसे सेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जो मशहूर है बहुत सारी भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए। आप समझ गए होंगे किन चीज़ों के लिए। नहीं समझे कोई बात नहीं, हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि थाईलैंड को कैसे घूमा जाए, थाईलैंड में भी बैंकॉक को कैसे घूमा जाए। तो हम सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि इंडिया से थाईलैंड कैसे जाया जाएगा। पैसे वैसे तो बाद में बात करेंगे। तो इंडिया से थाईलैंड जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो बाई रोड और दूसरा उड़ के। तो बाई रोड जाने के लिए आपको दिल्ली से या कहीं से भी गाड़ी उठा के म्यांमार के थ्रू थाईलैंड जाना होगा। अब वहाँ जाने के लिए आपको वीजा, पासपोर्ट, अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, करेंसी एक्सचेंज स्लिप और अन्य डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं बाई रोड नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बाई रोड जाने पे आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स ज्यादा दिखाना पड़ सकता है, शायद डिपॉजिट भी देनी पड़ सकती है। तो अगर आप ज्यादा मुश्किलों को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं। अब दिल्ली से बैंकॉक फ्लाइट से जाने में लगता है लगभग 10,000 से 20,000 रुपए। अभी 20,000 कैसे पहुंचा? वो ऐसे पहुंचा कि अगर आप कल की फ्लाइट बुक करते हो तो आपको 18, 19, 20 ऐसे दिखाएगा प्राइस, लेकिन अगर आप 1-2 महीने पहले बुक करते हो तो आपको प्राइस 9,500, 10,000 के अप्रोक्सीमेटली दिखाएगा। अब 9,500 में क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कन्वीनियंस चार्ज मिला के और बाकी 100 चार्जेस मिला के आपका 10,000 तक बैठ ही जाता है। जब भी आप फॉरेन ट्रिप का प्लान करोगे तो आप नोटिस करोगे कि अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हो तो आपको अपने बैगेज का वेट पता होना चाहिए। अगर 7 kg से ज्यादा हुआ या 8 kg से ज्यादा हुआ, जितना भी ज्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाती है एयरपोर्ट पे। मुझे हुई है, मैंने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए अपने बैगेज के लिए। और पता है क्या हुआ, जो वहाँ पे अटेंडेंट बैठी थी उनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी, हिंदी तो क्या ही समझ आएगी। तो मैंने ये जाना कि फॉरेन ट्रैवल करने में आपको अपने बैग का वेट पता होना चाहिए और लिमिटेशन में होना चाहिए। जितना उन्होंने लिख रखा है एयरलाइंस वालों ने, उसी के अप्रोक्सीमेटली वेट हो तो सही है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नहीं तो बाहर क्या ही समझा लोगे। बैंकॉक के अलावा और भी डेस्टिनेशंस हैं, फुकेत है, क्राबी है, तो इन सब जगहों पे भी आप जा सकते हैं। चलेंगे जमाइका। लेकिन बैंकॉक पहुंचने से पहले आपको अपने स्टे की बुकिंग कर देनी होगी। मजे की बात यह है कि अभी थाईलैंड इनडेफिनेटली इंडिया के लिए वीजा फ्री है, मतलब वीजा के पैसे नहीं लगने और वीजा के लिए ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी। वीजा फ्री मोस्टली कंट्रीज इसलिए करती हैं ताकि उनका टूरिज्म प्रमोट हो, और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने कर रखा है कुछ महीने पहले से। जैसे इंडोनेशिया वीजा फ्री था कुछ दिनों के लिए, मलेशिया था, वियतनाम में तो मैंने ऑनलाइन वीजा भरा है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे मलेशिया में मैं गई तो वहाँ पे डिजिटल अराइवल कार्ड बन रहा था, बस वीजा फ्री था। इसी तरह थाईलैंड का है। अभी बहुत अच्छा मौका है जाने का, लेकिन जाने से पहले आप अपने स्टे की बुकिंग कर लो। क्यों? क्योंकि जाने के बाद वो इंडिया नहीं है कि आप दरवाजा खटखटा के बुकिंग कर लोगे आराम से किसी भी होटल पे। दिक्कत होती है क्योंकि एयरपोर्ट से सिटी सेंटर दूर होता है। अगर एक डेफिनेट प्लेस है और आपने वो 1-2 दिन के लिए भी बुक कर लिया, जैसे आपको 7 दिनों के लिए रहना है और आपने इनिशियल 1-2 दिनों के लिए बुक कर लिया और फिर बाद का प्लान ये बना लिया कि मैं कोई और सस्ता सा होटल देख लूंगा, तो वो बेहतर लगता है मुझे आइडिया। तो मैंने भी यही किया, मैंने एयरबीएनबी बुक कर लिया, बहुत रिसर्च के बाद बुक किया। क्योंकि क्या होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो उससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नजदीक होना चाहिए। आप घूमने गए हो वहाँ पे, तो आपको तो ऐसा एरिया चाहिए ना जहाँ से घूमने के प्लेसेस नजदीक हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ताकि जाने में कहीं इधर उधर दिक्कत ना हो। रात भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो एक ट्रिक है उसके लिए कि आप जब भी बुक करो तो सबसे पहले एयरबीएनबी बुक करो। अगर वहां पे कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है तो आप होटल्स देख सकते हो, लेकिन एयरबीएनबी मुझे एक सेफ जगह लगती है, लड़कियों के लिए भी, सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी। तो मैंने एयरबीएनबी जो बुक किया उसमें जो मालकिन थी वो लेडी थी और मेरे स्टे का एक दिन का कॉस्ट था 2,200 रुपए। तो मैंने जाना बहुत ज्यादा होटल्स देखने के बाद, एयरबीएनबीज देखने के बाद, वहां पे जो कॉस्टिंग होती है 2,000 से 2,500 रुपए में वेरी करती है। अब बाहर जा रहे हैं तो ये उतना महंगा नहीं लगा मुझे, लेकिन वहां पे क्या था, मुझे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी सब कुछ देखना पड़ रहा था, तो उस हिसाब से मुझे ये रेट ठीक लगा। और अभी क्या है कि बैंकॉक ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, बहुत पहले से चला आ रहा है, तो वहाँ पे जो रेंट है वो कम नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने एक ऐसा स्टे बुक किया जो एमआरटी के पास था। अब एमआरटी क्या है? एमआरटी ना बैंकॉक का सबवे मेट्रो सिस्टम है। थाईलैंड में बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे मेट्रो भी चलती है, बसेस भी चलती हैं, टुक टुक भी चलता है, टैक्सीज भी चलते हैं। आप अगर सिटी सेंटर के अराउंड हो तो आपको इनमें से कुछ भी मिल जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हो। मैंने मेट्रो स्टेशन के पास ही बुक किया था, जो मेरे ट्रैवलिंग का कॉस्ट है वो बच गया था। तो ऐसे एयरबीएनबी बुक करना है। तो अब मैं बताती हूँ कि जब आपकी फ्लाइट लैंड कर जाएगी बैंकॉक में, तब क्या होगा कि आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है, वो आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, आपकी फोटो खींचेंगे और बस ठप्पा लगा के आपको आगे भेज देंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो जब हम किसी नई कंट्री में पहुंचते हैं तो हमें सबसे ज्यादा लोचा होता है करेंसी एक्सचेंज का। तो थाईलैंड एयरपोर्ट पे काफी करेंसी एक्सचेंज वाली दुकानें हैं
जहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। अब ये काम इंडिया में भी हो सकता है, तो इंडिया में आप कहीं भी रहो तो करेंसी एक्सचेंज हो जाता है। थाईलैंड की करेंसी को बोलते हैं थाई बात, और एक थाई बात 2.5 इंडियन रुपीज के बराबर होता है। मतलब हमारी करेंसी थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी बस, लेकिन ये 2.5 रुपीज बहुत मैटर करता है जब आप कुछ खरीदते हो थाईलैंड में। तो जैसे मान लो कि आपने बैंकॉक में कोई टॉफी खरीदी, वो 2 बात की है, तो आपको लगेगा 2 दूनी 4 रुपए गए मेरे, लेकिन नहीं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2.5 इंटू 2 हो रहा है। तो जब हम लोग ऐसे कुछ सामान खरीदते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे रेट कहाँ जाएगा, डबल हो जाएगा बस, लेकिन ये जो 0.5 है ना, वो बहुत मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, जब आपको पैसे बचाने होते हैं थोड़े से। तो जब आप खर्च करो तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके करो। अब इतना करना पड़ेगा, आप बाहर जा रहे हो तो, है ना, ठीक है। मुझे लगा कि बोलोगे कि नहीं इतना क्या है, बहुत पैसा मेरे पास। तो क्या है कि वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ होती हैं वो पैसे के बेसिस पे ही होती हैं। जैसे थाई मसाज हो गया, वो आपको एक्सपीरियंस करना है तो 2000-3000 ऐसे रेट होता है उसका। उसके बाद फिर थाईलैंड में बहुत मशहूर है स्काई रूफ बार्स, बिल्कुल टॉप पे। आप टॉप पे खड़े होके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बैंकॉक में लाइट का समंदर चल रहा है। अभी कर लो कंस्ट्रक्शन, काम हो गई, ये नहीं कि भाई काम निपटा के चले जाए घर में खाना वाना खाएं, नहीं, जब हम बात करेंगे तभी करेंगे। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे कि हाँ भाई थाईलैंड अगर जाओ तो पैसे लेके आओ, बजट लेके आओ, अगर एक्टिविटीज एंजॉय करनी है वहाँ पे तो, क्योंकि वहाँ पे टेम्पल्स में भी जाने के पैसे लगते हैं। वहाँ पे टेम्पल्स का आर्किटेक्चर बहुत मशहूर है। वाट अरुण का नाम सुना होगा आपने, नहीं भी सुना तो सर्च कर लेना, WATARUN। वाट अरुण एक टेम्पल है, वो टेम्पल एक रिवर के किनारे सिचुएटेड है, बहुत बड़ा है और उसका आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। तो वो आप देखना पसंद करोगे अगर आपको हसल बसल से थोड़ा सा अलग आके ऐसी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो कहीं भी घूमने जा रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो इसी बारे में बता रही हूँ कि मैं एक्टिविटी क्या करने गई थी। मैं घूमने गई थी दुनिया का सबसे बड़ा वीकेंड मार्केट, माने जो शनिवार और रविवार होता है वो वाला मार्केट। उस मार्केट का नाम है चातुचक वीकेंड मार्केट, और वो वीकेंड्स में पूरे दिन खुला रहता है। पता है वहाँ पे 15,000 स्टॉल्स लगते हैं, 15,000 स्टॉल्स। वहाँ जाने के लिए आपको अलग से मैप लेके जाना पड़ेगा, वरना आप बाहर नहीं निकल पाओगे जल्दी, वो इतना बड़ा है। ऐसी बात करूंगी मैं, क्योंकि बात बड़ी अर्जेंट है और बता नहीं पा रही हूँ मैं शोर की वजह से। वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, वहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश मिलते हैं, और क्योंकि वहाँ पे नारियल की खेती होती है तो नारियल का सामान मिलेगा। तो हमने खाया वहाँ पे कोकोनट आइसक्रीम। भाई क्या बनाते हैं, वहाँ का बहुत पॉपुलर है मैंगो और भात, मैंगो राइस वो लोग बोलेंगे, लेकिन आम भात खाते हैं। मैंने वो ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे लगा क्या है ये मैंगो भात यार, सब्जी वब्जी कुछ रहता तो खाते भी। वहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए भाई जन्नत है, बीफ, पोर्क, चिकन और भी बहुत सारी वेराइटीज। प्लस वहाँ पे सी फूड भी तो मिलता है। एक जगह तो पता है इतनी बड़ी कढ़ाई, मैं हाथ में तो माइक है लेकिन समझ जाओगी इतनी बड़ी कढ़ाई, बहुत बड़ी, 100%। उसमें कुछ पक रहा था बड़ा बड़ा सा, मुझे लगता है बीफ पक रहा होगा। मॉल में घुसते ही सबसे पहले वो कढ़ाई दिखी थी, बड़ा बड़ा बड़ा। एक मिनट, फुली लाइट आ रही हो। हाँ, घर में थोड़ी सी इधर उधर सेटिंग करनी पड़ती है, वो सब छोड़ो। पता है आपको कि वहां पर जाने के बाद मुझे लड़का लड़की समझ में नहीं आ रहे थे। एक मैं एग्जांपल बताती हूँ कि एक ना लड़की जा रही थी, उसके बहुत सुंदर लंबे घने बाल, और वो आगे चल रही थी। उसने लड़कियों वाले कपड़े भी पहन रखे थे, स्कर्ट और टॉप पहन रखा था, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे चेहरा देखना था। क्यूरियोसिटी होती है भाई, कितनी सोहनी लड़की होगी। मैं आगे गई तो कौन होगा, लड़का था। तो पता है मुझे वहां पे लगा कि बहुत लिबर्टी है, लोग जैसे मन वैसे रहते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बहुत मस्त एकदम। और इसी से याद आया कि वहां के लोग जैसे गणेश जी हो गए, शिव जी हो गए, पार्वती जी हो गई, उनको पूजते हैं। और मैं बाहर निकल के इधर उधर घूम रही थी तो मैंने देखा कि गणेश जी की मूर्ति बहुत बड़ी सी बिठाई हुई है, और वहां पे जो लोकल लाइट्स है वो आके दिए जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं चढ़ावा। तो उन्होंने बताया है कि यहाँ के लोकल लोग गणेश जी को या हिंदू गॉडेसेस गॉड को बहुत पूजते हैं। और एक जगह पता है क्या था, शिव पार्वती की मूर्ति थी सेंटर में, उस पे लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे। और चढ़ावा ऐसे नहीं होता जैसे कि हम खुले फ्रूट्स लेके चले जाते हैं कि मिठाइयाँ लेके चले गए थाली में सजा वजा के, वो ऐसे नहीं कर रहे थे। वो क्या चढ़ा रहे थे, वो चढ़ा रहे थे जूस, चॉकलेट्स, कुछ आइसक्रीम भी हो गया, वो भी दुकान लगी हुई है, बास्केट में सारा सामान है, लेके आओ चढ़ाओ। और बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, भगवान जी की मूर्ति के साथ बुद्धा जी की मूर्ति थी। मतलब वहाँ के लोग दोनों रिलीजन साथ में रखते हैं। बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे, वो हिंदी वाले जो हमारे होते हैं, आरती, समझ गए ना, ये वाला गाना। वो कल्चरल इंटीग्रेशन देख के तो मजा आ गया। अच्छा, लेकिन एक बात है कि इतनी सारी बातें बताई मैंने अलग अलग तरीके की, कि वहाँ पे भगवान जी पूजे जाते हैं, वहाँ पे चातुचक मार्केट है, और भगवान जी बुद्धा जी में दोनों में मानते हैं, लड़के लड़कियों में फर्क नहीं होता, बहुत लिबर्टी है। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में कौन रही होगी, थाईलैंड को अल्टीमेटली तो सेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ना, और वहाँ पे बहुत सारी चीजें भी होती हैं, क्या वो सेफ है जाने के लिए? तो देखो मैं बता रही हूँ कि मैं ना वहाँ पे रात के 11 बजे पहुंची थी, और मुझे जो अपने स्टे पे छोड़ने वाली गाड़ी थी
उसे एक लड़की चला रही थी और गाड़ी क्या तगड़ी थी, पूरे फुल स्पीड में उन्होंने 120 में चला के गाड़ी मुझे पहुंचाया अपने डेस्टिनेशन पे। लेकिन मुझे एक पल के लिए अनसेफ महसूस नहीं हुआ। जैसे मैं अपने स्टे पे उतरी, देखा कि भाई साहब रोशनी ही रोशनी, ऐसा लग रहा है दिन के 10-11 बज रहे हैं और लड़के लड़कियां आराम से घूम रहे हैं, लड़कियां घूम रही हैं आराम से, रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए थे, लोग भी खा रहे थे। और ये बात है 11-12 बजे की। यहाँ पे मैं पहुंच के सोच रही थी कि यार मेरा क्या हाल होगा। मुझे बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं हुआ। अब आप कहोगे कि नहीं ऐसा तुझे लग गया क्योंकि तू उस एरिया में थी। बात सही है आपकी, एरिया पे बहुत डिपेंड करता है यार कि मैं कहाँ पे रुक रही हूँ, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना सेफ है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब आप सिटी में किसी भी जगह पे एंटर करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि लोग कैसे हैं, थोड़ी सी वाइब मिल जाती है। तो वो डिसाइड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो गए इस पूरे कंट्री में। वो वाइब मुझे मिली कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं घूम सकती हूँ कहीं भी। मुझे लगता है कि थाईलैंड, पर्टिकुलरली बैंकॉक ही गई हूँ मैं, सेफ है, जाया जा सकता है आराम से वहाँ पे। और बाकी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो खुद लेने पड़ेंगे। जैसे जिस एरिया में मैं रह रही हूँ उसको मैं अच्छे से चूज करूँगी कि हाँ भाई वो ऐसा एरिया हो जो सिटी सेंटर के नजदीक हो। मैं रात को ट्रैवल कर रही हूँ तो रात में भी देखूंगी ऐसी जगह ना जाऊं जहाँ पे भीड़ नहीं है, तो मार्केट एरिया वहाँ पे घूमूं। फिर किसी से इंटरेक्शन करने में मैं देखूं कि भाई कैसा आदमी है, उसके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस खुद ही लेने पड़ते हैं चाहे आप जहाँ भी हो। लेकिन ओवरऑल मुझे मजा आया थाईलैंड में। मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी बैंकॉक को छोड़ के बाकी जो सिटीज फेमस हैं, जैसे क्राबी बहुत फेमस है, फुकेत बहुत फेमस है, उन सब जगहों को एक्सप्लोर करूंगी। मुझे नहीं लगा था कि थाईलैंड ऐसा होगा, मैं इतना कंफर्टेबल फील करूंगी वहाँ जाने के बाद। मुझे लगा था भाई जो आपके दिमाग में होता है ना, क्या तरंगे मच रहे होंगे वहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग भी हेल्पफुल है। मेरी जो एयरबीएनबी की ओनर थी वो बहुत स्वीट थी। मेरा ईयरफोन छूट गया उनके स्टे पे, तो कह रही थी मैं आपको आके दे दूं क्या। मैं कहा कहाँ हो, इंडिया हो गए क्या, आ जाओ यार। वहाँ के लोग हैं पोलाइट हैं, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि वियतनाम के लोग पोलाइटेस्ट हैं, उनसे स्वीट लोग मैंने नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। मलेशिया के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी मैं। अभी मैं नेक्स्ट मलेशिया गई थी। ओवरऑल मेरा पर डे का जो खर्चा आया लगभग 3000 रुपये तो आया ही। जो मैं रह रही थी उसी का 2200 कॉस्ट था, खाने का, घूमने का, कुछ एक्टिविटी करने का। तो ओवरऑल मेरा 2800-2900 कभी 3000 ऐसे खर्च हो जा रहा था। तो मिलते हैं मलेशिया वाली वीडियो में, लेकिन उससे भी पहले मिलेंगे यार, मैं मजा आ जाता है बात करने में। हमें ये कह रही थी कि अगर आपको कुछ सुवेनियर नहीं मिले ना घर ले जाने के लिए तो आप चॉकलेट्स लेके आ सकते हो। ओके, ओवर एंड आउट।